हेलो बेटा। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर जो है हमारे पास में उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की। हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। हम लोग ये देखते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो हमारे पास में एक वंडरफुल पिक्चर देता है। मतलब कि उसका जो एक्टिविटी है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लोगों को कुछ डिफरेंट देखने को मिलती है। लेकिन वही चार्ज जब मूव कर रहा होता है, दैट मीन्स हम लोगों ने चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाया या वर्क डन किया जिसकी वजह से चार्ज मूव करना शुरू किया, तो मूविंग चार्ज जो है वो डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टी जो है उसको इंडिकेट करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे नेचर के अंदर एक्टिविटी होती है, तो उस चार्ज की एक्टिविटी रेस्ट के अंदर कुछ डिफरेंट होती है और उस चार्ज की एक्टिविटी मोशन के दौरान कुछ डिफरेंट देखने को मिलती है। हम लोग ये भी पाते हैं कि जो चार्ज की एक्टिविटी है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो रेस्ट और मोशन दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। मीन्स रेस्ट के दौरान जो एक्टिविटी होती है वो मोशन के दौरान होने वाली एक्टिविटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। समटाइम जो ये चार्ज है ये हम लोगों को दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि जो करंट है वो एक वायर के अंदर से फ्लो होता है। समटाइम ये हम लोगों को एक जो मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट उसको इंडिकेट करता है। समटाइम्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस करता है। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो समझने का ये है कि जो एक चार्ज है वो चार्ज हमारे पास में एक अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट करता है जब वो रेस्ट में रहता है और जब मोशन में रहता है। यही जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो यदि मैं कहूँ कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे देखी है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग ये देखते हैं कि यदि जब बारिश आती है तो जो क्लाउड्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को बादलों के अंदर से एक बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग एक स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना शुरू करता है, तो उसके अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है। एक जो पंखे का स्विच है, तो यदि हम लोग पंखे के स्विच को ऑन करते हैं तो जो पंखा है वो रन करना शुरू करता है। ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि जो एक चौक का पार्टिकल है जिसको हम लोग बोर्ड के ऊपर घिसते हैं, तो एक चौक का पार्टिकल जो है वो किसी चार्ज के कारण बोर्ड के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का है। हम लोग ये देखते हैं कि जो हम सर्दियों के अंदर जो वुलन हमारे पास में या नायलॉन के जो स्वेटर वगैरह रहते हैं, जब हम उनको उतारते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उनके अंदर से हम लोगों को चट की आवाज़ आती है, या उनके अंदर हम लोगों को अंधेरे में देखें तो वहाँ पे बिजली उत्पन्न होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है। हम लोगों ने हमारी जो जनरल लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का महसूस हुआ है, या इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने फील की है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने देखी है। ओके। कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने एक बचपन में एक्टिविटी की होगी कि एक बच्चे को या किसी को, आपके फ्रेंड्स को आप चेयर पे बैठा देते थे और उस चेयर के ऊपर हम लोग कंटिन्यूसली किसी टावल से या किसी दूसरे कपड़े से कंटिन्यूसली टावल उस चेयर के ऊपर मारते थे। ठीक है। तो हम लोग ये देखते थे कि जो चेयर थी वो चार्ज हो जाती थी। और अभी उसका जो आपका जो दोस्त था उसको हम लोग बोलते थे कि ये जो पैर है आपके, इस पैरों का भी ज़मीन से ऊपर रखना है। जब आप टावल से उस चेयर को हिट करोगे और कुछ देर बाद में लगातार टावल से चेयर को हिट करने के बाद में उस टावल को आप हटा लीजिए, और अभी बोला जाएगा आपके दोस्त को कि अभी जो आपके पैर है वो ज़मीन को टच कीजिए। तो हम लोग ये देखते थे आपके दोस्त को झटका लगता था, मतलब एक शॉक लगता था। ठीक है। तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। तो हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल जो है उसमें देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम के एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इन सब एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हमारे पास में बनती है चार्ज से। इस चैप्टर में
हम लोग जो चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चार्ज की जब रेस्ट में जब चार्ज रहता है तो कौन कौन सी कंडीशन के, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को वो इंडिकेट करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग चार्ज को रेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो एक ब्रांच बन जाती है फिजिक्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So basically I can say that electrostatics is the branch of physics in which we will discuss about the charges, and the charges we will be considered as in rest condition. Okay, next thing, अब ये जो चार्जेस है ये बेसिकली कहाँ मिलेंगे? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेचर है उसके अंदर ये सारी सारी एक्टिविटी हैपनिंग हो रही होंगी। ठीक है, तो नेचर के पास में बेसिकली हमारे पास में दो चीज़ें हैं। एक नेचर हम लोगों को मास देता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक मैटर है जिसके पास में एक मास है, और दूसरा नेचर के पास में रेडिएशंस है। यदि हम लोग बात करते हैं पहले मास के बारे में और उसके बाद में डिस्कस करते हैं रेडिएशन के बारे में, तो मास क्या होता है? तो बेसिकली एक कोई भी मैटर है, मटेरियल है, वो मटेरियल जिस कंटेंट से मिलके बना हुआ है, तो उस कंटेंट का जो मेजरमेंट है, उस कंटेंट का जो उस कंटेंट को हम लोग जो जिस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मास। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास में मास होगा। ठीक है, यदि उसके पास में एक मास है तो उसकी एक शेप होगी, साइज होगा, उसका एक वॉल्यूम होगा, उसका एक एरिया भी होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में एक ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की एक ये लेंथ है, ये इस ऑब्जेक्ट की एक ब्रेथ है। ठीक है, इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट का एक वेट भी होगा। तो यदि ये मेरे पास में एक मैटर है तो इस मैटर का वेट, वॉल्यूम, साइज, शेप, एरिया समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो यदि किसी मैटर का एरिया है, वॉल्यूम है, साइज है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस मैटर के पास में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। और यदि उस मैटर के पास में काइनेटिक एनर्जी है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैटर के पास में लीनियर मोमेंटम भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाइक है, तो बाइक का एक शेप है, साइज है। ठीक है, उसका एक एरिया की इतने बाई इतने की जो बाइक है। ठीक है, इतनी बाइक की लेंथ, इतनी बाइक की विड्थ है, तो उसका एक एरिया है। यदि बाइक रन कर रही है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हम लोग जानते हैं होता है P इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू mv। ओके, तो अगली चीज़ ये समझिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास लीनियर मोमेंटम है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वर्क डन परफॉर्म ही कर सकता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके ओके, जैसे फॉर एग्जांपल किस प्रकार से वो वर्क डन परफॉर्म कर सकता है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये जानते हैं कि एक बुलेट है, यदि उसको हम लोग गन से फायर करते हैं तो वो किसी मटेरियल के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी, और जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करेगी वहाँ पे वो हीट प्रोड्यूस करेगी, और वहाँ पे वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यदि वो हीट प्रोड्यूस करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि उस बुलेट ने, जो कि गन से फायर होके आई है, उस बुलेट ने कुछ वर्क डन किया है। ठीक है, दूसरा दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर मैंने 5 किलो का कोई वेट रखा हुआ है। ठीक है, उस टेबल के ऊपर मैंने 5 किलो का कोई वेट रखा हुआ है। यदि 5 किलो का वेट रखने के कारण टेबल ब्रेक हो जाती है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 5 किलो का वेट रखने के कारण टेबल ब्रेक हो जाती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस मास ने, दैट इज कॉल्ड 5 kg वेट ने उस टेबल को ब्रेक किया, मतलब कि उस मास ने उस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाया। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैटर होगा हमारे पास में, वो मैटर फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रस्सी लेता हूँ। ठीक है, उस रस्सी से मैंने एक पत्थर को बांधा और मैं अपने हाथ से घुमाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि कुछ देर बाद में रस्सी टूट जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पत्थर के अंदर जो वेट था, उस वेट ने उस रस्सी को ब्रेक कर दिया है। तो मतलब कि अ मैटर कैन अप्लाई द फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एक टेबल पे 10 kg वेट रखने से टेबल ब्रेक हो सकती है, तो ए मैटर कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन द टेबल थ्रू विच टेबल कुड बी ब्रेक। ओके, सो व्हाट वी कंक्लूड दैट कि एक मास जो है वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मास फोर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन उस मास के ऊपर फोर्स अप्लाई होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है, यदि कोई मास फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि यदि एक टेबल के ऊपर रखा हुआ 10 kg मास
टेबल को ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट ने एक या उस मास ने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से टेबल ब्रेक हुई है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी फोर्स का जो कोज होगा, मतलब फोर्स किसकी वजह से लगेगा, तो ग्रेविटेशन की वजह से हमारे पास में फोर्स से लगता है। यदि हम लोग मोटी मोटी बात करें तो हमारे पास में चार प्रकार के फोर्सेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला आता हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमारी जो पूरी फिजिक्स है वो इन चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो गई है। ठीक है, बाकी सब जितने फोर्सेज हैं वो हम लोग इनसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहें कि एक बाइक है, वो रन कर रही है, तो कुछ देर बाद में बाइक रुक जाती है। तो बाइक क्यों रुकी? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है, उसने उस बाइक को रोकने की कोशिश की है, जबकि हमने उसी फोर्स को एक सब फोर्स का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हाट वी विल कॉल कि जो अर्थ सरफेस है उसमें और जो बाइक का पहिया है उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से बाइक की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका जो मेन कोज है वो तो एक्चुअली में ग्रेविटेशन फोर्स ही होगा ना हमारे पास में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे नेचर में बेसिकली चार फोर्सेज इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। बाकी जितने भी फोर्सेज हैं वो सब के सब हमारे इन सब फोर्सेज के सब फोर्सेज हो जाएंगे। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स का सब फोर्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए हमारे पास में हमने अभी जो है एक चीज पढ़ी मैटर के बारे में, और हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मैटर होता है वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं रेडिएशन के बारे में। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो रेडिएशंस होती है उनके पास में मास नहीं होता है, लेकिन जो रेडिएशंस होती है वो भी वर्क डन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि रेडिएशन हम लोगों ने देखा है कि जो लेजर है, ठीक है, लेजर जो होती है जिसकी फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं कि लाइट एमिटेड स्टिमुलेशंस ऑफ एमिशंस ऑफ रेडिएशंस होती है। हम लोग ये देखते हैं कि लेजर जो है वो वर्क डन परफॉर्म कर सकती है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर लेजर का यूज मेटल्स को काटने के लिए यूज होता है। ठीक है, मेडिकल साइंस में लेजर का यूज जो है ऑपरेशन वगैरह करने के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग किडनी वगैरह का ऑपरेशन करते हैं, पथरी वगैरह का ऑपरेशन करते हैं, जो आजकल चल रहा है कि लेजर ऑपरेशन। ठीक है, तो वो एक रेडिएशन का फॉर्म है। हम लोगों को जो सनलाइट से सन से जो लाइट मिलती, दैट मीन्स जिसको हम लोग सनलाइट बोलते हैं, वो भी हम लोगों को एक रेडिएशंस के फॉर्म में मिलती है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो सन से हमारे पास में लाइट आती है तो वो किसी मीडियम के थ्रू लाइट ट्रेवल करके नहीं आती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये हम लोगों को सन से जो लाइट मिल रही है वो रेडिएशंस के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में जो गैस बर्नर जल रहा है, तो हम लोग यदि गैस बर्नर के पास में खड़े हो जाते हैं तो हम लोग जो है हीट फील करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास में रेडिएशंस के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडिएशन जो है वो भी वर्क डन परफॉर्म कर सकती है। बेटा इन दोनों चीज़ों को समझाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि जो मैटर है, या जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो भी वर्क डन परफॉर्म कर सकता है, और जो रेडिएशंस है वो भी वर्क डन परफॉर्म कर सकती है। तो यदि हमारे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि कोई वर्क डन परफॉर्म हो रहा है, तो या तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स या कह सकते हैं मास रिस्पॉन्सिबल है, या फिर रेडिएशंस रिस्पॉन्सिबल है। यदि इनके सिवाय कोई भी वर्क डन परफॉर्म हो रहा है तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि उसका कोज क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा मास के एग्जाम्पल से और रेडिएशन के एग्जाम्पल से कि अर्थ जो है वो दोनों ही कंडीशन में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करती है। जैसे हम लोग किसी स्मॉल से स्मॉल कागज़ के पीस को भी ऊपर से डालेंगे, छोटे से टुकड़े को ऊपर से डालते हैं, चाहे वो पंख का टुकड़ा हो, चाहे कागज़ का टुकड़ा हो, चाहे लोहे का चाहे लोहे का टुकड़ा या पत्थर हो, हर चीज़ जो है अर्थ अपनी तरफ ही खींचती है हर चीज़ को। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करती है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं जब एक चौक से हम लोग बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो जो चौक है उसका जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो बोर्ड के ऊपर चिपक जाता है, वो नीचे नहीं गिरता है। दूसरा,
हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास में दो पेपर है, उन दोनों पेपर को यदि मैं गम से गोंद से चिपका देता हूँ, तो एक पेपर जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे नहीं गिरता है ना। तो हम लोगों ने ये देखा कि अर्थ तो जो है वो इतने बड़े से बड़े जो ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है, चाहे कितना बड़ा भी पत्थर हो, कितना बड़ा भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उन सब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन अर्थ जो है एक छोटे से जो चौक का पार्टिकल है, या जो हम लोगों ने थोड़ा सा गोंद लगा के दो पेपर को चिपकाया है, उन सबको अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाती है। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो कि अर्थ के द्वारा लिया लगाया गया जो फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और हम लोग ये जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी वीक फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखें कि वो इतना वीक होने के बाद भी ग्रेविटेशनल फोर्स इतने बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। तो यदि वो एक डस्ट पार्टिकल्स को, या एक जो चौक का पार्टिकल है जो बोर्ड के ऊपर चिपक गया है, उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाती है, तो जो चौक के ऊपर या जो पार्टिकल या जो फोर्स चौक के पार्टिकल्स को चौक के साथ चिपका, चौक को पार्टिकल को बोर्ड के साथ चिपका के रखता है, तो उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी क्या होगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। हम लोग ये देखते हैं कि समटाइम्स जो है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक नट लिया, और पेचकस से उस नट को हम लोग किसी दीवार के अंदर या किसी बोर्ड के अंदर कसने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि पेचकस है समटाइम्स जो है वो जब हम लोग कसने की कोशिश करते हैं तो समटाइम्स वो नट जो है, या हम लोग ये बोल सकते हैं वो जो पेच है वो पेचकस से चिपक जाता है, और समटाइम्स वो नहीं चिपकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट समटाइम्स किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास में एक ताकत आ गई है कि वो किसी चीज़ को अपनी तरफ ही खींच सकता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी फोर्स लगाएगा तब उसके पास में कोई एनर्जी होगी। यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी ही नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट कोई फोर्स सप्लाई नहीं कर सकता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट के पास में कोई ताकत आ गई है, पावर आ गई है। ठीक है, और इसी पावर को हम लोगों ने एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चौक का पार्टिकल है, यदि वो बोर्ड के साथ चिपक रहा है, तो उस पार्टिकल के पास में एक ताकत है कि वो बोर्ड के साथ चिपका रहेगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि उस पार्टिकल के पास ताकत है, मतलब कि वो पार्टिकल चार्ज्ड है। लैंग्वेज को समझिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लैंग्वेज है और आपको इसी लैंग्वेज को समझना होगा। बिल्कुल बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी को अपनी तरफ खींचता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के पास में कुछ पावर आ गई, और इस पावर को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लैंग्वेज में नाम दिया है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड हो गया, चार्ज्ड हो गया। ठीक है, और जब वो किसी को अपनी तरफ नहीं खींचता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज्ड है। तो दो चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने पढ़ी, पहली पढ़ी चार्ज और दूसरा पढ़ा अनचार्ज्ड। ओके, जैसे कि हम लोगों ने ये बचपन में एक एक्टिविटी की हुई होगी, जैसे हम लोग कंघा लेते थे और कंघे को हम लोग बालों के अंदर घुमाते थे, घुमाते घुमाते थे, और कुछ देर तक कंघे को बालों के अंदर घुमाने के बाद में हम लोग उस कंघे को, जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रहते थे, ठीक है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग जब कंघे के पास में लेके आते थे, तो हम लोग ये देखते थे कि कंघा जो है उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ ही उठा लेता था। आप सब लोगों ने किया होगा कि एक ग्लास की हम लोगों ने एक रोड लेते थे, एक ग्लास की रोड को हम लोग अपने कपड़े से रगड़ते थे, अपनी बाजू जो रहती है कपड़े की उससे या छाती से हम लोग उसको रगड़ते थे, और हम लोग ये देखते थे वो ग्लास रोड को, जो छोटे छोटे पेपर हम लोग के पास, ग्लास के ग्लास को की रोड को जब हम लोग छोटे छोटे पेपरों के पास लेके जाते थे, तो वो ग्लास की रोड जो उन पेपरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। ठीक है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो वुलन क्लॉथ रहते हैं, ठीक है, उन वुलन क्लॉथ को हम लोग एक एबोनाइट रोड से जब उनको रगड़ते हैं, तो एबोनाइट रोड जो है वो के ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है। तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताए, पहला कंगे वाला, दूसरा ग्लास की रोड वाला, और तीसरा एबोनाइट की रोड वाला। तीनों एग्जाम्पल में हम लोग ये देखते हैं कि यदि उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे
ऑब्जेक्ट के साथ में रब किया जाता है, मतलब कि रगड़ा जाता है, तो उसके पास में पावर आ जाती है। जैसे कंघे को जब हम लोग बालों में रगड़ते हैं तो कंघे के पास में एक पावर आ जाती है कि वो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको वो उठा सकता है। तो हमने ये बोला कि कंघे के पास में पावर आ गई है। कितनी पावर आ गई है कि वो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े उनको उठा सकता है, तो वो चार्ज है हमारे पास में। अरे 10-15 मिनट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो कंघा है वो चार्ज्ड है। ठीक है, ओके। अब एक यहाँ से हम लोगों ने पता कर लिया कि यदि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उस बॉडी को हम लोग अभी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा कि एक बॉडी जो है उसको चार्ज किया। मान लीजिए हमारे पास में ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हम लोगों ने ऐसा, मान लीजिए कपड़ा है, इस कपड़े के साथ ऐसा ऐसा रब किया और हम लोगों ने देखा ये बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है, हम लोगों ने एक दूसरा जो है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास में ग्लास है, ये हमारे पास में मान लीजिए प्लास्टिक है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, पहले वाला हमारे पास में ग्लास है, या हमारे पास में प्लास्टिक है। ग्लास को हमने उन लोगों ने लिया और एक कपड़े के ऊपर रब किया ऐसा, ग्लास जो चार्ज हो गया। ठीक है, इससे हमने पेपर उठा के देखे तो ग्लास ने क्या किया, छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े थे उनको उठा लिया। अब हम लोगों ने एक प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक को भी ऐसा रब किया। ठीक है, रब करने के बाद में हम लोगों ने प्लास्टिक से पेपर उठा के देखे, प्लास्टिक का जो मटेरियल हमारे पास में उसने भी छोटे छोटे पेपर को उठा लिया। हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों की पावर मैं बढ़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि जब दो दो चीज़ों के पास में पावर होती है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसके ग्लास के पास भी पावर है और प्लास्टिक के पास भी पावर है। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसा बांध दिया और अब देखा कि इसकी पावर जो है हम लोगों ने डबल कर दी है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं, जब इन दोनों को मैं बांधता हूँ और बांध के इन दोनों से मैं पेपर उठाने की कोशिश करता हूँ ऐसा, तो मैं ये देखता हूँ कि जो दोनों को बांधने के बाद में दोनों को से मैं पेपर उठाने की कोशिश करता हूँ तो ये पेपर नहीं उठाते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पावर जो थी वो ख़त्म हो गई, इनकी पावर ख़त्म हो गई। हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि इनकी पावर जो डबल हो जाएगी, क्योंकि कांच को रब किया था तो ये भी पेपर उठा रहा था, प्लास्टिक को रब किया था ये भी पेपर उठा रहा था, तो हमने दोनों की पावर बढ़ाना चाहा। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि दोनों की पावर जो है, बांध के पेपर उठाने की कोशिश की तो दोनों की पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ओके। दूसरा, हम लोगों ने ये किया कि एक ग्लास लिया, उसको मैंने रब किया, इसको मैंने चार्ज कर लिया। एक प्लास्टिक लिया, उसको मैंने रब किया, इसको मैंने चार्ज कर लिया, और उन दोनों को मैं पास पास लेके आया। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे मैं उन दोनों को पास पास लेके आता हूँ ये क्या हो जाते हैं, सडनली पास पास आ जाते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक लिया और इसको मैंने रब किया, इसको चार्ज कर लिया। एक दूसरा प्लास्टिक लिया, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये भी प्लास्टिक है। एक दूसरा प्लास्टिक लिया, इसको मैंने रब किया, इसको मैंने चार्ज कर लिया। अब दोनों प्लास्टिक को मैं पास पास लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों प्लास्टिक चार्ज है, इसलिए मैं दोनों को पास पास लेके आना चाहता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि अब इनको पास पास लेके आया तो दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। ठीक है, तो वोट वी कंक्लूड दैट कि जब एक कांच को और एक प्लास्टिक को मैं पास लेके आता हूँ तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मैं एक प्लास्टिक और प्लास्टिक को पास लेके आता हूँ तो वो अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये सोचा कि जो चार्ज है वो कभी तो रिपेल करता है और वो चार्ज कभी अट्रैक्ट करता है। तो मजबूरी में हम लोगों ने ये सोचा कि जो चार्ज है वो एक जैसा नहीं है, चार्ज जो है वो दो तरीके का है। तो जो चार्ज दो तरीके का है तो हम लोगों ने उन चार्जेस का नाम पुट कर दिया। ठीक है, एक चार्ज का नाम हम लोगों ने पुट कर दिया पॉजिटिव और दूसरे चार्ज का नाम हम लोगों ने पुट कर दिया नेगेटिव। क्योंकि जो चार्ज के नाम पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए पुट किए गए क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हमारे पास में एक ऐसा तरीका है जब चीज़ें अपोजिट पोलरिटी की ऐड की जाती है तो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी समझा रहा था आप लोगों को, ये था रब करने पे जो ग्लास था रब करने पे हमारे पास में चार्ज हो गया था।
ये प्लास्टिक था, रब करने पे हमारे पास में चार्ज हो गया था। इन दोनों की पावर को मैं डबल करना चाहता था और डबल करके पावर से मैं इनसे डबल करके इनकी पावर को मैं पेपर के पीस उठाना चाहता था, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इनकी जो पावर थी वो ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसा तो हमारे पास मैथमेटिक्स में ही होता है कि जब एक मान लीजिए +2 लेता हूँ, मान लीजिए ये जो कांच है इसके पास में +2 चार्ज है और ये जो प्लास्टिक इसके पास में -2 चार्ज है। ठीक है, तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो -2 +2 क्या हो जाएगा, 0। तो तभी इनका चार्ज 0 देखने को मिला हम लोगों को। इसलिए हमने ये देखा कि जो चार्ज है वो दो अपोजिट पोलरिटी के हैं और जब दोनों के दोनों चार्जेस को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। इसलिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने चार्जेस के दो नाम रखे, एक को रखा पॉजिटिव और दूसरे को रखा नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव है जो जीरो होते हैं, बाकी कोई भी जीरो नहीं होता है। क्योंकि यदि आप केमिस्ट्री के अंदर भी देखोगे तो यदि H2 हमारे पास में पॉजिटिव और O2 हमारे पास में नेगेटिव है तो दोनों मिलके H2O बनाते हैं, मतलब कि H2O जो है वो एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स के अंदर, जबकि एक प्लस और एक माइनस दोनों मिलके 0 हो जाते हैं, वो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब दो चार्जेस आपस में मिलते हैं, जैसे कि कांच और प्लास्टिक आपस में मिले, तो उनके चार्ज गायब हो गए, इसलिए उनको 0 पुट किया, इसलिए उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया। जबकि उनका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि यदि और कुछ और रखते, जैसे H2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव का एक एग्जिस्टेंस बन गया H2O, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस 0 हो गया, इसलिए उनको 0 पुट किया गया। ठीक है, ओके। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई किसके पास में पॉजिटिव चार्ज और किसके पास में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो माइकल फेराडे जो थे, ठीक है, उन्होंने एक सीरीज बनाई और उस सीरीज से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जिस ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि जिस ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ग्लास है और ग्लास को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके ऊपर रब किया जा रहा है उसके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास में प्लास्टिक है और ये हमारे पास में ग्लास है, तो ग्लास को मैं प्लास्टिक के ऊपर रब कर रहा हूँ, तो ग्लास जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो प्लास्टिक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक सीरीज बना ली कि किस किस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस किस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो है एक सीरीज लिखी हुई है जो फेराडे ने बनाई थी। ये सीरीज ये कहती है कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार से फर या वुलन क्लॉथ को हम लोग एबोनाइट रोड के साथ में रब करेंगे तो एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार से जब ड्राई हेयर के अंदर, सूखे बालों के हो, हम लोग कंघे से रब करते हैं तो कंघे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ड्राई हेयर के पास में पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। ठीक है, ओके। ये फेराडे ने बता दिया कि किसके पास पॉजिटिव जाएगा और किसके पास में नेगेटिव चार्ज जाएगा। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बता दिया कि दो चार्जेस होंगे और दोनों चार्जेस के नाम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखे जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि मान लीजिए मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लास्टिक है, ठीक है, मुझे ये कैसे मालूम चलेगा देख के कि ये जो प्लास्टिक है ये चार्ज है या अनचार्ज है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया अभी बच्चों कि चार्ज उसको बोलेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जिसके पास में पावर होगी, जिसके पास में किसी चीज़ को रिपेल करने की, अट्रैक्ट करने की पावर होगी। डिस्चार्ज उसको बोलेंगे या ये कहेंगे कि अनचार्ज उसको बोलेंगे जिसके पास में किसी चीज़ को रिपेल करने की, अट्रैक्ट करने की पावर नहीं होगी। तो मुझे यदि किसी ऑब्जेक्ट को देख के बताना है कि ये प्लास्टिक, मुझे ये बताइए चार्ज है या नहीं है, तो हाउ वी कैन बी आइडेंटिफाई कि ये ग्लास चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट, GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट, कि इस के थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या अनचार्ज है। क्योंकि अब तक हम लोग इस लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था ग्लास और ग्लास,
ग्लास और ग्लास को यदि हम लोग पास लेके आएंगे तो हम लोग ये देखते दोनों के अंदर रिपल्सन देखने को मिलता है, लेकिन ग्लास को और प्लास्टिक को हम लोग पास में लेके आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं दोनों के अंदर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो सेम सेम चार्जेज जो वो अट्रैक्ट करते हैं, और सॉरी सेम सेम चार्जेज जो वो रिपेल करते हैं, और अट्रैक्ट और अपोजिट चार्जेज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम लोग अब तक समझ चुके हैं। लेकिन मुझे ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि वो चार्ज है या फिर अनचार्ज है। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पास में टेक्निक होगी दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।